साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जब तक महाराष्ट्र में बीजेपी की लिस्ट नहीं आई थी तब तक उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे थे। खासतौर पर नितिन गडकरी को लेकर तो उद्धव ठाकरे ने 2 बार अपनी पार्टी में आने का निमंत्रण भी दे दिया था। इतना ही नहीं, मीडिया में जा जाकर उद्धव ठाकरे बीजेपी लिस्ट के साथ ही नितिन गडकरी को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे थे। इसके अलावा CAA को लेकर भी तरह तरह के बोल रहे थे। मगर अब उद्धव ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने भरे मंच से फटकार लगाई है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को CAA और नितिन गडकरी के मैटर को लेकर खूब खरी खोटी सुनाई है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भाग छूटे, 1 मिनट भी मीडिया के सामने नहीं रुके। तो क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो अमित शाह ने सबसे पहले उद्धव ठाकरे को CAA पर दिए अनाप शनाप बयानों पर सुनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने CAA के मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व CM और UBT अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बुरी तरह घेर दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, मेरी उद्धव ठाकरे से रिक्वेस्ट है कि CAA चाहिए या नहीं चाहिए, पहले वो इस बात को साफ करे। क्या उद्धव बोल सकते हैं कि उन्हें ये कानून नहीं चाहिए? अमित शाह ने कहा कि मैं आह्वान करता हूँ कि वो देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता के सामने ये स्पष्ट करे कि CAA नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जनता के सामने आकर ये कह सकते हैं? अमित शाह ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे को अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इसीलिए आज वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। हमारा पहले दिन से ही स्टैंड क्लियर है। भारत के कटे हुए हिस्से से जो शरणार्थी आए हैं, इन तीनों देशों से जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक आए हैं, उन्हें इस देश की नागरिकता देनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने मीडिया के सामने CAA को बीजेपी सरकार का चुनावी हथकंडा कहा था और अमित शाह ने उद्धव को ही बुरी तरह घेर दिया। उद्धव से ही तीखे सवाल पूछ लिए। CAA के बाद अमित शाह ने नितिन गडकरी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की क्लास लगाई। अमित शाह ने कहा कि लगता है उद्धव ठाकरे के पास नेताओं की कमी हो गई है, इसीलिए वो हमारी पार्टी के नेताओं पर नजर गड़ा कर बैठे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम बीजेपी के लोग हैं, कड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। हमें पिता की विरासत में कुछ नहीं मिला, हमें सजी हुई थाली नहीं मिली जो तुम जैसे लोगों के लालच में आ जाएंगे। अमित शाह ने कहा, देखो क्या जमाना आ गया है। महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम किसे चुनाव में उतार रहे हैं, किसे नहीं, इसकी बड़ी खुजली हो रही है। अमित शाह ने आगे कहा, अब देख लो लिस्ट चैन पड़ गया है। बड़े आए थे नितिन गडकरी जी को अपनी पार्टी में लेने वाले। अमित शाह ने कहा, नितिन गडकरी जी वो शख्स हैं जो UBT जैसी 100 पार्टी चलते चलते खड़ी कर दे और चलते चलते ही खत्म भी कर दे। अब उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब सामने आया है कि अमित शाह की इस जनसभा के बाद उद्धव ठाकरे को मीडिया वालों ने घेर लिया और अमित शाह की कई बातों को लेकर कई सवाल किए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जवाब देने से इनकार कर दिया। उद्धव ने बस इतना ही कहा कि उन्हें नहीं पता कि अमित शाह ने क्या कहा और क्या नहीं, और उद्धव ठाकरे मीडिया को नजरअंदाज करके वहां से चले गए। तो कुल मिलाकर CAA और नितिन गडकरी के मुद्दे पर अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की खाल खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपका अमित शाह के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता पद्माकर वल्वी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वल्वी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और अशोक चव्हाण की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पद्माकर वल्वी नंदुरबार जिले से 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। वो उत्तर महाराष्ट्र के सबसे बड़े कांग्रेस नेता है और कांग्रेस NCP की पिछली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी, यानी कि 12 मार्च को ही नंदुरबार जिले में पहुंची थी और पद्माकर वल्वी ने राहुल गांधी के मंच से ही ये ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। अब वल्वी के इस तरह अचानक कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद वल्वी ने कहा कि बीजेपी में काम करने की गति राज्य को लेकर केंद्र तक पार्टी की बनाई योजनाएं सीधे लोगों तक पहुंच रही है। इसका असर देखने को मिल रहा है। हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन सालों से परेशान हैं। मैं खुद पिछले 1 साल से परेशान रहा। मुझे उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करने का मौका मिलेगा। कांग्रेस में कई लोग परेशान हैं, लेकिन कांग्रेस में ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस संगठन के प्रबंधन में कोई समन्वय नहीं है, जबकि बीजेपी में खुली हवा में
सांस लेने की और खुले रूप से काम करने की आजादी है। वल्वी ने कहा कि अब बीजेपी मुझे जो भी भूमिका देगी मैं उसे पूरे दिल से निभाऊंगा। यहाँ आपको बता दें, वल्वी के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण का भी बयान सामने आया है। चव्हाण ने कहा कि जो लोग कांग्रेस में हैं, उन्हें अपना भविष्य गर्त में दिखाई दे रहा है। कई लोग बीजेपी में आने को तैयार है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे कई लोग और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और कई तो ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें सुनकर खुद कांग्रेस हैरान रह जाएगी। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी अपना बयान दिया है। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता नाराज हैं। लोकसभा चुनाव आते आते महाराष्ट्र कांग्रेस 50% खाली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ठाकरे के नेता शिंदे शिवसेना में जाना चाह रहे हैं तो कांग्रेस के नाराज नेता बीजेपी में आना चाह रहे हैं। बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी नंदुरबार पहुंचे तो वहां के बड़े नेता पद्माकर वल्वी बीजेपी में शामिल हो गए और जब तक राहुल गांधी मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचेंगे तब तक कई और कांग्रेस के नेता बीजेपी में जुड़ चुके होंगे। तो कुल मिलाकर पद्माकर वल्वी का यूं अचानक बीजेपी में आना, कांग्रेस को छोड़ना वाकई में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पद्माकर वल्वी कांग्रेस के टिकट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और पद्माकर वल्वी के यूं अचानक कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका लगा है। तो आपका महाराष्ट्र कांग्रेस की इस हालत पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको सबसे पहले नए नाम बताते हैं। तो सबसे पहले बात अहमदनगर की, जो कि अब अहिल्या देवी नगर के नाम से जाना जाएगा। आपको पता ही होगा कि अहिल्या देवी मराठा साम्राज्य की होलकर रानी थी। राजमाता अहिल्या देवी का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में ही हुआ था, इसीलिए शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी नगर कर दिया है। इसके अलावा मुंबई के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदले गए हैं। तो रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल का नाम अब नाना जगन्नाथ शंकर सेठ कर दिया गया है। वहीं करी रोड रेलवे स्टेशन का नाम अब लाल बाग रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बात करें सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन की, तो ये अब डोंगरी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा मरीन लाइंस, जी हाँ, मरीन लाइंस का नाम भी बदल दिया गया है और मरीन लाइंस अब मुंबा देवी के नाम से जाना जाएगा। बात करें चरनी रोड की, तो अब इसे गिर गांव के नाम से पहचाना जाएगा। कॉटन ग्रीन का नाम काला चौकी कर दिया गया है। वहीं डॉकयार्ड रोड का नाम मझगांव कर दिया गया है। इसके अलावा किंग्स सर्कल का नाम अब तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। तो ये सभी नए नाम हमने आपको बता दिए, जो कि अब मुंबई के रेलवे स्टेशन के इतिहास में अंग्रेजों की ओर से दिए गए ये सभी नाम अतीत में दर्ज हो गए हैं, इतिहास की किताबों में हो गए हैं, क्योंकि अब इन सभी नामों को नए नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। रेलवे स्टेशन के नए नाम केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद लागू कर दिए जाएंगे। यहाँ आपको बता दें, अहमदनगर से पहले शिंदे सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव भी किया है। अब रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने पर सांसद राहुल शेवाले का बयान आया है। राहुल शेवाले ने कहा है कि साल 1960 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके अनुसार ब्रिटिश हुक्मरान द्वारा दिए गए नामों को बदला जा सकता है और हमने सिर्फ अंग्रेजों द्वारा रखे गए रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। हमारी मांग थी कि इन सभी नामों को बदलकर भारतीय करना चाहिए और शिंदे सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया, जिससे हमें बेहद खुशी है। अब शिंदे सरकार ने इन सभी नामों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और केंद्र सरकार की मुहर लगना बाकी है, जो कि लग जाएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे देश में कई जगहों पर नाम बदल चुकी है। तो आपको क्या लगता है, ये नामकरण सिर्फ चुनावी हथकंडा है? क्या चुनाव जीतने के लिए और हिंदुओं को लुभाने के लिए नाम बदले जा रहे हैं, या फिर समय के साथ नाम में बदलाव होना जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।